हाजी दुख से भरा बैठा सोच रहा था कि 53 साल का हो चला है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। हत्ता कि अब तो मौत किसी वक्त भी आ सकती है। 5-7 बरस कबल तक तो यह एहसास था कि शायद मौत आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अब तो मौत आने का इम्कान सर पर सवार हो गया था। उसके लिए हैरत की बात यह थी कि मौत के इम्कान के सर पर सवार हो जाने के बावजूद मौत का खौफ पहले से कम हो गया था। शायद अब दिलो दिमाग ने तस्लीम कर लिया था कि मौत को अब टाला नहीं जा सकता। हाजी ने रात की शिफ्ट के दौरान नीम गुनूदगी और कदरे खामोशी की हालत में मशीनों के चलने और रुकने की कैफियत पर तफक्कुर के एहसास के साथ गौर किया कि इतने बड़े हॉल में कभी कोई मशीन झटके के साथ चल पड़ती और कभी कोई मशीन अपनी गड़गड़ाहट को एक झटके के साथ इख्तिताम को पहुंचा देती। हॉल की छतों पर जड़े चारों तरफ के चमकीले कागज आने वाले हेलोइन त्योहार की चुड़ैलें और भूत बन बन कर डरा से रहे थे। हाजी ने अपनी तवज्जो दोबारा असेंबली लाइन की तरफ मबजूल करना चाहिए। प्लास्टिक की खिड़कियों के पतले पतवार मुसलसल बड़े कंटेनरों में गिर रहे थे। उस बड़े से हॉल में इस वक्त 4 असेंबली लाइनें चल रही थीं। उन पर मामूर 4 लोगों में से हाजी भी एक था। बाकी तीनों असेंबली लाइनों पर खड़े हाजी से 30-40 गज के फासले पर होंगे, मगर मशीनों की गड़गड़ाहट में किसी को किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो पा रहा था। हाजी ने अपने अंदर उभरते खौफ को झटकना चाहा और सोचा कि भला मशीनों से भरे पूरे इस हॉल में ऐसा सोचने की क्या जरूरत है। उसने अपना ध्यान अपनी नई नौकरी की तरफ लगाना चाहा, मगर उसे ख्याल आया कि इस तरह की नौकरी से होने वाली कमाई से वो कभी भी अपना कर्जा उतार नहीं सकेगा। कर्जा भी ख्वामख्वाह का। भला मैंने इस एजेंटी के काम में क्या कमाया था? अब सर पर ऐसा कर्जा आन पड़ा है जो इस तरह की किसी भी नौकरी से तो उतरने से रहा। उसे इस प्लास्टिक फैक्ट्री में काम शुरू किए बमुश्किल महीना ही हुआ था। इस मुख्तसर अरसे ही में वो इस नौकरी से कई वजहों से आजिज आ चुका था। एक तो यह कि उसकी आमदन उसकी वेलफेयर की आमदनी से थोड़ी सी ज्यादा थी, अगरचे उसके दोस्तों का कहना था कि उसे इस नौकरी के फवायद का कुछ सालों बाद अंदाजा होगा, जब उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी, उसकी ओल्ड एज पेंशन में इजाफा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मगर हाजी को तो उन लाखों की अदायगी का हिसाब करना होता था जो एजेंटी के नतीजे में उसके सर पर आन पड़ी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे ये बेकार की नौकरी छोड़ देना चाहिए और किसी आसपास के छोटे शहर में टैक्सी चलाना चाहिए, जहां टैक्सी का लाइसेंस लेना मुश्किल ना हो, और चुपके से वेलफेयर लेना शुरू कर देनी चाहिए। अब वो ये सोचने लगा कि किस तरह कोई बहानाबाजी करके इस नौकरी से इस तरह छुटकारा हासिल किया जाए कि उसे वापस वेलफेयर मिलने में दिक्कत ना हो। हाजी को टैक्सी चलाना शुरू किए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसे अंदाजा हुआ कि यह काम तो उसे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। वेलफेयर मिलने के साथ साथ ये मुफ्त की आमदन है। मजीद कुछ महीने गुजरने के बाद जब उसके पास 4-5 हजार डॉलर बच गए तो वो खुद को अमीर अमीर महसूस करने लगा। जब से वो कनाडा आया था, पहली बार उसके पास इतनी रकम जमा हुई थी। उसने एक अरसे बाद अपनी बेटी, दामाद और नवासी को जी भर के शॉपिंग करवाई। उधर चौधरी सदाकत का एजेंटी के पैसों की अदायगी का तकाजा बढ़ता जा रहा था। हाजी हर बार उसको बहुतेरा समझाता कि भाई मैं कहां से दूं, तुम्हें मालूम है कि मेरी बदनीयती तो कहीं भी शामिल नहीं थी और ना मैंने पैसे अपनी जात पर खर्च किए हैं। मगर चौधरी का कहना था कि वो माहाना $2000 के हिसाब से देना शुरू कर दे। हाजी $2000 तो दूर की बात है, $200 माहाना के हिसाब से भी देना नहीं चाहता था। उसका हर बार जवाब यही होता था कि वो किसी किस्म की अदायगी का हिसाबदार नहीं है। चौधरी हर तरह से दबाव बढ़ाए जा रहा था। बात अब धमकियों तक आन पहुंची थी। हाजी की बेटी और दामाद भी सूरत हाल से परेशान रहने लगे थे। एक दिन चौधरी ने मुज़ाकरात के लिए हाजी को एक प्लाजा की पार्किंग लॉट में बुलाया। हाजी जब वहां पहुंचा तो उसने चौधरी सदाकत को 4-5 लोगों के साथ 2 गाड़ियों में आते देखा। इतने ज्यादा लोगों के साथ आने पर हाजी का माथा ठनका। देखते ही देखते चौधरी और 3 और लोग उसकी टैक्सी में बैठ गए। हाजी को उनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। इतवार की शाम होने की वजह से इस दूर दराज के प्लाजा की पार्किंग लॉट में और कोई भी नहीं था। हाजी का जी चाहा कि वो भाग जाए, मगर उसे अंदाजा हुआ कि वो फंस चुका है। हाजी उनमें से कुछ लोगों को पहले से जानता था। चौधरी गाड़ी में बैठते ही बोला, देखो हाजी, ये वो लोग हैं जिनके तुम देनदार हो।
हाजी ने फौरन हिकमत अमली वज़ा की कि वो आज किसी किस्म के इनकारी रवैये को नहीं अपनाएगा, बल्कि वो जो कहेंगे मानता चला जाएगा। मैं जो भी महीने का कमाऊंगा आप लोगों को दे दूंगा, खुद वेलफेयर पर गुजारा कर लूंगा। हाजी अभी कुछ और कहना चाहता था कि मोटी नाक वाले ने ठेठ पंजाबी में उसे टोका, तुम बकवास करते हो, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है। अब हमारे नेटवर्क के लोग कहते हैं कि तुम जिंदा फिर कर उन सब की नाक कटवा रहे हो। ये कहकर मोटी नाक वाले शख्स समेत अचानक सब लोग उसकी टैक्सी से बाहर निकलने लगे। हाजी उन सबको निकलता देखकर सुख का सांस लेने लगा, मगर दूसरे ही सानिये उसने मोटी नाक वाले को अपने ऊपर पिस्तौल ताने देखा। अगले रोज अखबारात में एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर के एक पार्किंग प्लाजा में बेईमाना कत्ल की शह सुर्खियां थीं। पुलिस और अखबारी रिपोर्टर कत्ल के मुहर्रिकात जानने की तगोदौ में लगे हुए थे। मैं हमेशा के लिए इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ। डाउनटाउन की पार्किंग लॉट से बाहर निकलते ही हसन ने इंकशाफ किया। क्या बकवास कर रहे हो, वहां जाकर क्या करोगे? शहजाद के लिए हसन का ये इंकशाफ चौधरी सदाकत के कत्ल होने की खबर से भी ज्यादा धमाका खेज था। अभी 4 माह पहले ही तुम अपने वालिदैन और खानदान से मिलने गए थे, क्या काफी नहीं था? शहजाद ने हसन के जवाब से पहले ही दूसरा सवाल दाग दिया। यार, तब से ही तो तुमसे मेरी तफसीली मुलाकात नहीं हुई है। मैं अपने साबिका दौरे के दौरान ही ये फैसला कर आया था कि अब जल्द पाकिस्तान लौटूंगा, हसन ने वजाहत की। मगर वहां के हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सूफी ने यूं तबसरा किया जैसे उसे पाकिस्तान के हालात से कोई दिलचस्पी न हो और हसन का जाना और न जाना भी उसका मसला न हो। मगर हसन, वहां जाकर क्या करोगे? शहजाद ने अपने सवाल का जवाब न पाकर उसे दोहराया। यार, वहां करने को बहुत काम है। तुम्हें बताया था कि मेरे वालिद का इस्लामाबाद में अच्छा खासा असर और रसूख है। मेरे पास अब MBA की कैनेडियन डिग्री है। अपने अब्बा के असर और रसूख और इस डिग्री के बलबूते पर मुझे किसी भी गैर मुल्की बैंक या इदारे में लाख सवा लाख रुपए महीने की जॉब आसानी से मिल सकती है। हत्ता कि यहाँ अखबार में काम करने के तजर्बे की बुनियाद पर मुझे वहाँ के नए मीडिया में भी अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। तुम्हें पता ही है कि वहाँ मीडिया अब एक वबा की तरह हर तरफ फैलता जा रहा है। यहाँ मैं क्या करूंगा? अब तक तो एक उर्दू हफ्त रोजे में काम कर रहा हूँ, वो भी मेरी खुशकिस्मती है जो इस नौकरी में फिट हो गया हूँ। अगर ये नौकरी ना होती तो मैं किसी कॉफी शॉप, फास्ट फूड डिलीवरी सर्विस वगैरह में झक मार रहा होता। हसन ने डाउनटाउन के अंदर एक छोटे से पार्क की बेंच पर बैठते हुए अपना मौकफ बयान करना शुरू किया। शहजाद और सूफी भी उसकी पैरवी में उस बेंच पर बैठ गए। मगर यार, तुमने अब इतनी मेहनत करके MBA की डिग्री ली है, तुम्हें अब यहाँ अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, सूफी ने हौसला देने के अंदाज में कहा। अरे सूफी भाई, सिर्फ अच्छी जॉब का मसला नहीं है, वहां तो ठाठ है। मेरी तो इस दफा वहां जाकर आंखें खुल गईं। ये जो हम यहाँ बैठे वहां के बम धमाकों, दहशतगर्दी, सियासी हालात और लोड शेडिंग वगैरह से डरते रहते हैं, जब वहां जाएं तो सारे खौफ दूर हो जाते हैं। हसन ने बात जारी रखी। वो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक कर्नल है, उसके कंटोनमेंट एरिया में वैसी लोड शेडिंग नहीं होती होगी जैसी सरगोधा के गिरदो नवा या लाहौर के अंदरूने शहर में होती है। तुम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पौश इलाकों में रहने वाले लोग हो, जहां के बासियों को वो मसाइल ही दरपेश नहीं जिनकी जिल्लत से पाकिस्तान के 95% लोगों को गुजरना पड़ता है। मुझे पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बम धमाकों से ज्यादा फिक्र उस बद इंतजामी की है जो मुल्क के हर शोबे में बढ़ती चली जा रही है। शहजाद ने झुंझलाते हुए कहा। मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, मगर शहजाद, जब तक हम जैसे लोग वापस नहीं जाएंगे वहां के निजाम को कौन बेहतर करेगा? हसन ने बात का पैंतरा बदलना चाहा। प्यारे, मैं भी इसी तरह सोचा करता था, मगर मैंने अपने ब्यूरोक्रेट बाप के साथ रहते हुए उस निजाम को बहुत करीब से देखा था, और अब मैं बहुत दूर बैठकर मगर अक्ल होश के तमाम फॉर्मूले लगाते हुए सोचता हूँ कि वो निजाम उस वक्त तक इंसानी निजाम नहीं बन सकता जब तक हमारे हुक्मरान तबके इंसानों की तरह नहीं सोचते। शहजाद के लहजे की तलखी को महसूस करते हुए सूफी ने मुस्कुराहट बिखेरी। यार छोड़ो इस बहस को, इसका कोई सिरा नहीं। सूफी को यह कहते हुए खुद ही एहसास हुआ कि सरे दस्त वो उन्हें इस बहस से हटाकर कोई दूसरा मौजू पेश करने की पोजीशन में भी नहीं। सूफी साहब, कैसे छोड़ूं इस बहस को? एक अच्छा भला माकूल आदमी वापस पाकिस्तान पलटने जा रहा है, और वो भी हमारा यार। इसकी जरा क्लास तो लें कि आखिर इसने ऐसा नामाकूल फैसला किया ही क्यों? शहजाद को खुद ही महसूस हुआ कि उसकी झुंझलाहट किसी तौर कम नहीं हो रही थी। देखो शहजाद, तुम एक सोचने समझने वाले इंसान हो, मैं तो तुम्हारी तरह आर्टिस्ट और दानिश्वर भी नहीं। फिर तुम एक बाअसर बाप के बेटे हो। पाकिस्तान को तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है,
जो वहां जाकर लीडरशिप का खला पूरा करें। यूं लगता था कि हसन भी आज तुला हुआ था कि किसी तरह वो शहजाद को वापस जाने की तरगीब देने में कामयाब हो सके। मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूँ, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे इतना पता है कि जिस मुल्क में आजादी इजहार न हो वो मेरी जगह नहीं है। शहजाद तुरंत बोला। मगर आजादी इजहार की कमी सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है। दुनिया के दर्जनों मुमालिक पाकिस्तान से भी बदतर हैं। पाकिस्तान के निजाम और सियासतदानों पर तो सहाफी कड़ी से कड़ी बात कर लेते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ऐसी आजादी का तसव्वुर जिम्बाब्वे और सऊदी अरब जैसे मुमालिक में किया ही नहीं जा सकता। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि मजहब और ISI पर तनकीद करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन तुम जैसे लोग अगर लीडरशिप में आ जाएं तो कुछ अरसे में शायद ये आजादियां भी कौम को मैसर आ जाएं। लेकिन तब तक मुझ जैसे लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके होंगे। शहजाद दुखी सा होकर बोला। हाँ, ऐसा तो है, कौमें कुछ कुर्बानियों के बाद ही बनती हैं। हसन भी डटा हुआ था। मगर कुर्बानियों की समत भी तो दुरुस्त होनी चाहिए। क़याम पाकिस्तान से अब तक निफाज इस्लाम के नाम पर होने वाली मुहिमों में बहुत सारे लोगों ने फकत कुर्बानियां ही दी हैं, मगर उन शराबों के पीछे भागने वालों की कुर्बानियों का कोई मस्बत नतीजा नहीं निकल सका। अलबत्ता इस हद तक शायद तुम ठीक कहते हो कि मेरे तरह के आर्टिस्टों और हसास जहन रखने वालों को यह फैसला तो बिलाखिर करना ही होता है कि हमें अपना फन और जज्बा अपनी जात और शोहरत के लिए चाहिए, या इससे आगे बढ़कर हमें मुआशरे की तब्दीली में भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। यह आगे का काम बहुत कठिन और जान जोखों का है। और फिर यह भी है कि आगे बढ़कर काम करने का जज्बा भी कई तरह की फिक्र रखने वाले लोगों में पैदा होता है, और वो सब आगे बढ़ बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं, जिससे मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोगों का आपस में शदीद टकराव होता है। इस टकराव के नतीजे में कहीं मुसालहतें और मुफाहमतें हो जाती हैं और कहीं जिंदगियां ज़ाय हो जाती हैं। मुझे वहां पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अपना क्लास फेलो याद आ रहा है, जो जमात इस्लामी का सरगर्म रुकन था। उसका मुल्क कौम के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उसकी हद तक बहुत खरा था, मगर ये हमने देखा है कि इस्लाम या किसी भी मजहब के किसी भी मुल्क में निफाज से कौमों की तकदीरें नहीं बदला करती। अलबत्ता उसकी सोच के मुताबिक ऐसा नहीं था। वो बिल आखिर जमात का अमीर बनकर यूनिवर्सिटी के तमाम लादीन लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने कई सुर्खों की टांगें तोड़ी। एक कत्ल के केस में भी वो मुलव्विस हुआ, मगर जल्द ही बरी हो गया। ये वो जमाना था जब वो इस्लाम को मुल्क में नाफिज करने के जज्बे से सरशार होकर जनरल जियाउल हक के टोले में भी शामिल हुआ, और बाद में मुल्क कौम की बेहतरी की खातिर ISI के बनाए हुए सियासी टोले IJI का भी हिस्सा बना। जब कई सालों बाद IJI के मियाँ बिरादरान फौज के खिलाफ हुए तो वो उनका साथ छोड़कर तालिबान के साथ चल पड़ा। मैं अपने उस दोस्त को करीब से जानता था। वो बुनियादी तौर पर मफाद परस्त शख्स था, मगर इसके बावजूद उसका एक जज्बा भी था और है। मगर उस जज्बे से क्या हासिल हुआ, बताओ मुझे। शहजाद की आवाज जैसे थक गई थी। तो फिर एक जमहूरी मुआशरे में तुम्हारी तरह के रोशन ख्याल जज्बे वाले लोग भी होने चाहिए, जो मजहबी इंतहा पसंदों के नजरियात को चैलेंज कर सकें। हाँ, मैं उन्हीं नाम निहाद लिबरल और रोशन ख्याल लोगों के गिरोह में फाल होता था। हमें जमातियों से मारें भी पड़ती थी, मगर आज जमात इस्लामी वाले अपने बुक स्टॉलों पर तारिक अली जैसे सुर्खों और रोशन ख्यालों की किताबें बेचते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जमात इस्लामी वाले लिबरल हो गए हैं, बल्कि सुर्खे और लिबरल पॉलिटिकल इस्लाम के रंग में रंगते चले जा रहे हैं। शहजाद को यहाँ तक पहुंचते हुए एहसास सा हुआ कि जैसे वो अब तक की गुफ्तगू से बेजार हो चुका हो। उसकी आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से उठकर कहीं और चल पड़ने की तजवीज देता, हसन ने मजीद लुकमा दिया। तो फिर ये सब कुछ जमहूरियत का हिस्सा है। अगर किसी मुआशरे की अक्सरियत इस्लाम को अपनाना चाहे तो तुम्हें या किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक मुगालता है। शहजाद की आवाज एकदम भड़क उठी। जमहूरियत का मतलब हरगिज ये नहीं कि जिस तरह अक्सरियत चाहे वैसा ही हो। जमहूरियत अक्सरियत से ज्यादा अकलियती ग्रोहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। यहाँ अकलियती ग्रोहों से मुराद फकत मजहबी अकलियती ग्रोह ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है जो किसी भी तरह की सोच रखना चाहे, माँ सिवाय किसी इंसानी गिरोह के खिलाफ नफरत और मार धाड़ के सरेआम प्रचार के। माफ करना, हम लोग हर फलसफे और फिक्र को अपने कबायली रंग में रंग देना चाहते हैं। इस तरह हम हर जदीद फिक्र और ज़ाब्ते हयात को मोड़ तड़ोड़ कर सदियों पीछे ले जाना चाह रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामी मुल्क में सच्ची जमहूरियत हो तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, क्योंकि सच्ची जमहूरियत के तहत मैं वहां जिस तरह की पेंटिंग बनाना चाहूं बना सकूंगा, जिस तरह की किताबें पढ़ना चाहूं पढ़ सकूंगा। मगर तुम्हें याद होगा कि पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने
चंद साल पहले सलमान रुश्दी को अपने हाथों से कत्ल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर किसी मुल्क की अक्सरियत किसी मुख्तलिफ या मुखालिफ नुक्ता नजर वाले के साथ ये सलूक करना चाहती है तो फिर ये कैसी जमहूरियत हुई। आजकल जमहूरियत को इस्लामाइज करने की वैसी ही कोशिशें हो रही हैं जैसी कभी सोशलिज्म को इस्लामाइज करने की हुआ करती थी। माफ करना, किसी मजहबी फलसफे को किसी जदीद ज़ाब्ता हयात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ये जदीद ज़ाब्ता हयात इन मज़ाहिब के इंसानी मुआशरों पर मनफी असरात को ज़ायल करने की खातिर इर्तिकाई तौर पर मारिज़ वजूद में आए हैं, ना कि नाम निहाद इल्हामी तरीक़ेकार की बदौलत। यार, मैं तो हुब्बुल वतनी को जमहूरियत, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और मज़ाहिब के पैमानों से नहीं देखता। अब की बार जब सूफी ने शहजाद को टोका तो शहजाद को लगा कि जैसे वो अपना माफिज ज़मीर मुकम्मल तौर पर बयान कर चुका है, अब उसे इस मौजू पर मजीद कुछ दोहराने की जैसे हाजत न रही हो। मैं कई मुल्कों में फिर चुका हूँ, मुझे तो हर मुल्क की जमीन और उस पर तना आसमान एक ही लगता है, बल्कि शायद हम सबको एक ही तरह का लगता है। अब ये कहना कि जिस जमीन पर पैदा हो गए उस जमीन की खातिर आप खुद को कुर्बान कर दें, मुझे तो ये बात बेमानी लगती है। भला एक आम आदमी की कुर्बानी से क्या फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में महकमा ज़राअत में एक अफसर था। मैं और मेरे तमाम साथी हर वक्त अपने तबादलों को रुकवाने में ही लगे रहते थे, क्योंकि तमाम बड़े अफसरों, फौजी कमांडरों, सियासतदानों और बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार और वाकिफकार हमारी जगह पर आना चाहते थे। मुझे तो कोई मेरे शहर में ही रहने नहीं देता था। यूं मैं शहर ब शहर ही रहा। मैंने जब भी किसी एक शहर में पांव जमाना चाहे तो उखाड़ दिए गए। अगर मैं अपनी यादों के किसी खजीने का गुलाम हूं तो वो मेरा बचपन है जो मैंने अपने मामू के साथ घूमते गुजारा। अगरचे मेरी यादों की दिमागी चिप में रेल की कई पटरियां और उनके किनारे खेत और खेतियों से परे जौहड़ और जौहड़ों के किनारे आबाद कस्बे हैं, वैसा मंजरनामा कनाडा की रेल पर सफर करते हुए जा बजा मिलता है। मगर फर्क यह है कि यहाँ का मंजरनामा बहुत तिलिस्माती दुनियाओं जैसा है, और वो भी शायद हम लोगों के लिए। यार, ये दिमागी चिप की इस्तिलाह अच्छी लगी है, शहजाद ने महसूस होने के अंदाज में कहा। सूफी साहब, ये तिलिस्माती जहान क्यों ना हो, आती जाती बेबाक परियों के नजारे तो देखो। हसन इधर उधर घूमती लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला। हाँ, ये भी बहुत बड़ी हकीकत है। यहाँ का मंजरनामा बहुत भरपूर है। सूफी ने अपने संजीदा लहजे को बरकरार रखा। खैर, तो मैं बात कर रहा था हुब्बुल वतनी की। सवाल यह है कि मेरी तरह तर्के वतन करने वालों का पाकिस्तान से निकल आना क्या अपनी जन्मभूमि से बेवफाई है? मुझे तो ये बात बड़ी मज़ाक़ खेज लगती है। मेरी जन्मभूमि तो ये पूरी जमीन है। मेरा या किसी का भी इस बात पर कोई इख्तियार नहीं होता कि वो जमीन के किसी खित्ते पर पैदा हो। बस हम कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं, फिर उस खित्ते के रस्म रिवाज, बूदो बाश और तौर अतवार हमारी जात में घुलना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं तौर अतवार और रिवाजों के आसपास की दुनिया बशमूल अपनी जुग्राफियाई फिजा के हमारा नॉस्टैल्जिया बनती चली जाती है। तुमने ये मशहूर मकौला तो सुना होगा कि हमारी जिंदगियों में कोई हाल और मुस्तकबिल नहीं होता, बल्कि माजी ही माजी होता है। मौजूदा लम्हा भी एक लम्हे में माजी हुआ चाहता है और आने वाला लम्हा भी माजी की सुरंग में जाने के लिए बेताब होता है। यूं मुझे माजी के इफरीत को नॉस्टैल्जिया कहना ज्यादा मुनासिब लगता है, जिससे कोई छुटकारा नहीं होता। वैसे ये माजी का इफरीत इतना भी बड़ा भूत नहीं होता। इसकी पिटारी से भूले बिसरे गीतों की यादें, किसी मखसूस पकवान की खुशबू, बारिश के बाद मिट्टी और सब्जे की महक, अपने बच्चे के बेबी पाउडर से अपने कच्चे बदन की याद वगैरह वगैरह हम सबको हर गुजरते लम्हे में तरोताजा रखे रखती है। अपनी इलाका जाती जन्मभूमि का तसव्वुर इन चीजों के साथ जुड़ा होता है। अलबत्ता इन सब चीजों को छोड़कर हुब्बुल वतनी का तकाजा और मुतालबा दरअसल सियासी मामलात के साथ वाबस्ता होता है। सदियों से कबीलों का यह वतीरा रहा है कि उनके यहाँ पैदा होने वाला शख्स अपने कबीले की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दे, चाहे कबीले के सभी अफराद को कबीला बराबर के हुकूक देने के काबिल हो या न हो। वैसे आपस की बात है, सदियों पुराने कबीलों की तारीख पर बगौर नजर दौड़ाई जाए तो ये भी अंदाजा होता है कि उन छोटे छोटे गिरोहों में लोगों को बराबर के हुकूक देने की पूरी कोशिश की जाती थी, मगर जूं ही रियासतें और सल्तनतें कबीलों को हड़प करने लगी तो फर्द बराबरी और इंसाफ के हिस्सों में दुश्वारियों से गुजरने लगा। ये सूरत हाल तरक्की पजीर मुमालिक में बदतर से बदतर होती चली जा रही है, जबकि कनाडा जैसे जमहूरी मुमालिक में दुनिया भर के लोगों के चूं चूं के मुरब्बे के बावजूद खालिस जमहूरी निजाम ने फर्द की बराबरी और आजादी के तसव्वुर को बहाल कर दिया है।
تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ معاشرے جو فرد کو برابری اور انصاف نہیں دے سکتے، وہ پھر اپنے فرد سے حب الوطنی کا تقاضا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تو بدحال معاشروں کے لاکھوں کروڑوں افراد گزشتہ چند دہائیوں میں جمہوری معاشروں کی طرف رخ کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب یہ جمہوری معاشرے اپنے پرانے اور نئے شہریوں سے حب الوطنی کا تقاضا کریں تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جمہوری معاشرے حب الوطنی کے تقاضے میں اتنے سخت اور رجعت پسند نہیں ہوتے بنسبت ہمارے بیک ہوم معاشروں کے، جہاں اشرافیہ کی تمام مراعات تک رسائی ہوتی ہے اور وہ عام افراد کو اپنا غلام بنانے کی خاطر حب الوطنی کی زنجیریں پہنانا چاہتی ہے۔ صوفی یوں بول رہا تھا جیسے وہ حسن کے اخبار کے لیے کالم لکھ رہا ہو۔ تو کیا بیک ہوم میں ہمارے عوام اپنے ملک سے محبت کرنا بند کر دیں؟ حسن بھی ایک دم اسسٹنٹ ایڈیٹر بن کر صوفی سے مخاطب ہوا۔ ہمارے جیسے ملکوں میں عام عوام کا تو ملک سے محبت کرنے یا نہ کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ تو دن رات اپنے صبح و شام کو گزارنے کی فکر میں ہی غرق رہتے ہیں۔ صوفی کے اس جواب پر حسن سوچنے لگا کہ سیاسی و نظریاتی موضوعات پر کچھ زیادہ ہی وقت برباد کر چکے ہیں، کیا آج ہم ساری رات ادھر ہی بیٹھے رہیں گے؟ شہزاد نے حسن کے تیور تاڑتے ہوئے کہیں اور چل پڑنے کی غرض سے کہا، یاروں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جایا جائے، بظاہر پریوں کا دیس ہے مگر شاید ہمارے لیے نہیں، چلو تھوڑی واک کرتے ہیں اور پھر ینگ اسٹریٹ کے اسٹرپ کلب میں گھس جاتے ہیں۔ صوفی نے تجویز پیش کی۔ صوفی صاحب کو اسٹرپ کلب جانے کا بہت شوق ہے، حسن نے چھیڑا۔ تو کیا تمہیں نہیں؟ شہزاد نے حسن کو جواباً تانا دیا۔ یار اب اگر تم اسٹرپ کلب کی افادیت پر پورا کالم لکھوانا چاہو تو اگلی بار لکھ دوں، صوفی شوخی سے بولا۔ مجھے تو اس کو شائع کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر مولانا صدیقی کسی صورت نہیں چھاپے گا۔ حسن کان کھجاتے بولا، مولانا کو اسٹرپ کلب ہی بلوا لو۔ شہزاد نے لقمہ دیا، اگر میں نے اسے دعوت دی تو وہ سارے کام چھوڑ کر چلا آئے گا۔ حسن ہنسا۔